हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठ का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। तो आइए चतुर्थ पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है उच्चारणम कुरुत। इसका मतलब होता है उच्चारण कीजिए। यहाँ पर कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं और हमें इन अव्यय शब्दों का उच्चारण करना है। ठीक है, मैंने इस पाठ को समझाते समय ही बताया था कि इस पाठ में अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैंने अव्यय किसे कहते हैं ये भी बता दिया था। आप लोग एक और बार अव्यय के बारे में समझ लो। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, ये सब हमारे अव्यय हैं। इनमें से ही एक अव्यय लेकर मैं आपको उदाहरण समझाती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रामः कुत्र गच्छति। इसका मतलब होता है राम कहाँ जाता है। ठीक है, मीरा कुत्र गच्छति, मीरा कहाँ जाती है। राम हमारा पुल्लिंग है, मीरा हमारी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो लिंग के कारण कुत्र में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। ठीक है, यूयम कुत्र गमिष्यत। इसका मतलब होता है तुम सब कहाँ जाओगे। ठीक है, यूयम हमारा बहुवचन है। ठीक है, तुम सब हमारा क्या है, बहुवचन है। तो वचन के कारण कुत्र में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। ठीक है, गच्छति हमारी लट लकार मतलब वर्तमान काल की प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, और गमिष्यत ऋट लकार मतलब भविष्य काल की मध्यम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, तो पुरुष और लकार के कारण कुत्र में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। ठीक है, आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने बोला वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिंग के कारण भी परिवर्तन नहीं हुआ, वचन के कारण परिवर्तन नहीं हुआ, काल के कारण परिवर्तन नहीं हुआ, है ना, और पुरुष के कारण भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर लिंग, वचन, पुरुष सब बदल गए, परंतु जो कुत्र हमारा अव्यय है वो वैसा का वैसा ही रहा। कुत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, आया समझ में। मैंने आप लोगों को क्लास 6 के भी वीडियो में बता दिया था कि अव्यय होते क्या है। आप लोग इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। अब देखो यहाँ पर ऊपरी, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। अधः, अधः का मतलब होता है नीचे। उच्चे है का मतलब होता है जोर से या ऊंचा। नीचे है का मतलब होता है नीचे या धीरे। बहिः का मतलब होता है बाहर। अलम का मतलब होता है मत। कदापि कभी भी। अंतः अंदर। पुनः दोबारा या फिर। कुत्र कहाँ। कदा कब। एकदा एक बार। ठीक है, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखो हमें क्या दिया गया है। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। इसका मतलब होता है मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है, हमें ये मंजूषा में अव्यय पद दिए गए हैं, हमें इन अव्यय पदों को चुनकर हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनका मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इन वाक्यों को पूरा करेंगे। अलम मतलब मत। अंतः अंदर। बहिः बाहर। अधः नीचे। ऊपरी ऊपर। ठीक है, अब क में देखो वृक्षस्य डेश खगाः वसन्ति। मतलब वृक्ष के पक्षी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अव्यय आएगा, यहाँ पर आएगा ऊपरी। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। ठीक है, आया समझ में। अब ख में देखो देश विवादेन। ठीक है, तो
तो यहाँ पर कौन सा अव्यय आएगा, यहाँ पर आएगा अलम। अलम का मतलब होता है मत। अलम विवादेन मतलब विवाद मत करो या फिर लड़ाई झगड़ा मत करो। ठीक है, आया समझ में। ग में देखो, वर्षा काले गृहात डैश मा गच्छ। इसका मतलब होता है वर्षा काल में घर से मत जाओ। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय आएगा, यहाँ पर आएगा बहिः। बहिः का मतलब होता है बाहर। वर्षा काले गृहात बहिः मा गच्छ। वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। ठीक है, आया समझ में। अब घ में देखो, मंचस्य देश श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। इसका मतलब होता है मंच के श्रोताजन बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय आएगा, यहाँ पर आएगा अधः। अधः का मतलब होता है नीचे। ठीक है, मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति मतलब मंच के नीचे श्रोताजन बैठे हुए हैं। ठीक है, अब अंग में देखो, छात्राः विद्यालयस्य डैश प्रविशन्ति। इसका मतलब होता है छात्र विद्यालय के प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा अंतः। अंतः का मतलब होता है अंदर। ठीक है, छात्राः विद्यालयस्य अंतः प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया था इन मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना था। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। अब प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखो हमें क्या दिया गया है, अशुद्धम पदम चिनुत। इसका मतलब होता है अशुद्ध पद चुनिए। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रश्न नंबर 3 में जो अशुद्ध पद है उसको चुनकर हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब देखो क में हमें दिया गया है गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो इनमें अशुद्ध पद है गमन्ति। क्यों अशुद्ध है, अब पहले ध्यान से समझना। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, लट लकार अर्थात वर्तमान काल प्रथम पुरुष के बहुवचन है। ठीक है, यच्छन्ति पद में दा धातु लगी है। इसका मतलब होता है देना। ठीक है, दा धातु दद या यच्छ से चलती है। यदि हम दद से चलाते हैं तो ददाति, दत्तः, ददति रूप बनता है। ठीक है, और यदि यच्छ से चलाते हैं तो यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति रूप बनता है। ठीक है, यहाँ पर यच्छन्ति लिखा हुआ है जो कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप है। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर देखो पृच्छन्ति पद में प्रच्छ धातु लगी हुई है। इसका मतलब होता है पूछना, और इसके रूप बनेंगे पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। ठीक है, यहाँ पर पृच्छन्ति लिखा है जो कि व्याकरण की दृष्टि से सही है। ठीक है, आया समझ में। अब धावन्ति में धाव धातु लगी है। ठीक है, धाव का मतलब होता है दौड़ना, और इसके रूप बनेंगे धावती, धावतः, धावन्ति। ठीक है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से सही है। ठीक है, मैंने अभी बताया ये सब हमारे क्या है, लट लकार वर्तमान काल की प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, आया समझ में। लेकिन गमन्ति पद की धातु गम है, मतलब जाना। ठीक है, गम मतलब होता है जाना, जो कि गच्छ से चलती है। ठीक है, यह गम धातु दृढ़ लकार को छोड़कर सभी लकारों मतलब लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार में गच्छ से चलती है। ठीक है, परंतु दृढ़ लकार में गम से चलेगी। यहाँ पर गमन्ति लिखा है जो कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, गच्छन्ति आना चाहिए था, परंतु यहाँ पर क्या लिखा है, गमन्ति लिखा है जो कि अशुद्ध है। ठीक है, आया समझ में कि गमन्ति क्यों अशुद्ध है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया गमन्ति। ठीक है, आया समझ में। ये सब हमारे शुद्ध है और गमन्ति हमारा अशुद्ध है। ठीक है,
ये क्यों शुद्ध है वो भी मैंने बता दिया, और गमंती क्यों अशुद्ध है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब ख में देखो, रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। तो इनमें से अशुद्ध है गजेण। क्यों अशुद्ध है, अब ध्यान से समझना। ये सब अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप की तृतीय विभक्ति के एक वचन है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 6 में अकारांत पुल्लिंग में बालक शब्द रूप और अकारांत नपुंसकलिंग में पुष्प शब्द रूप पढ़े होंगे, जिसमें बालक शब्द रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में बालकेन था और पुष्प शब्द रूप तृतीय विभक्ति एक वचन में पुष्पेण था। पढ़ा था ना आप लोगों ने। हम लोग जानते हैं कि नपुंसकलिंग शब्द रूप में प्रथमा व द्वितीय विभक्ति ही पुल्लिंग शब्द रूप से अलग होती है। बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां पुल्लिंग शब्द रूप के समान ही होती है, अर्थात इनके प्रत्येक अव्यय समान होते हैं। अर्थात यदि हम तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय देखें तो हमें एन प्रत्यय देखने को मिलता है। तृतीय विभक्ति एक वचन में कौन सा प्रत्यय देखने को मिलता है? तृतीय विभक्ति एक वचन में एन प्रत्यय देखने को मिलता है ना। कौन सा प्रत्यय देखने को मिलता है? एन प्रत्यय देखने को मिलता है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बालकेन और पुष्पेन में कहीं न है और कहीं न है, ऐसा क्यों? अब देखो, बालकेन, ठीक है, बालकेन और पुष्पेन, ठीक है, बालकेन और पुष्पेन में कहीं न है और कहीं ण है, लेकिन तृतीय विभक्ति एक वचन में तो एन प्रत्यय लगता है ना, परंतु यहाँ पर कहीं पर न है और कहीं पर ण है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्यय जोड़ने पर संधि होती, अतः इनमें व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन, ठीक है, व्यंजन संधि का णत्व नियम लगा है। कौन सा नियम लगा है? णत्व नियम, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? एक ही पद में, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक ही पद में री, र, श के बाद न आए तब न का ण बन जाता है, ठीक है, ठीक है, आया समझ में? एक ही पद में री, र, श के बाद न आए तब न का ण बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रामेण, ठीक है, कैसे हुआ देखो, समझना, ठीक है। देखो यहाँ पर एक ही पद में र के बाद में न आए तो न का क्या बन जाता है? न का बनता है ण, ठीक है, तो इसका क्या बना? रामेण, ठीक है। अब यहाँ पर गृहेण, गृहेण, ठीक है। अब देखो यहाँ पर री आया है, री ऋषि की मात्रा आई है, ठीक है, तो री के बाद में न आया तो क्या बन गया? गृहेण, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है सर्पेण, यहाँ पर र की रेफ आई है, देखो, है ना, र के बाद में न आया है तो क्या बन गया यहाँ पर? सर्पेण। लेकिन यहाँ पर गजेण, देखो, अब देखो गजेण में कहीं पर भी र आया है क्या? नहीं आया है ना, तो ण का हमारा क्या बनेगा? न बनेगा, ठीक है, गजेण, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर गजेण दिया गया है जो कि अशुद्ध है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था गजेन, ठीक है, यहाँ पर गजेन दिया है, यहाँ पर आना चाहिए था गजेन, ठीक है, आया समझ में?
यहाँ पर रामेण, गृहेण, सर्पेण क्यों हुआ और यहाँ पर गजेन क्यों हुआ। अब देखो पुष्पेण का भी देख लो, पुष्पेण, ठीक है। यहाँ पर श आया है, इस पद में श आया है, देखो ये रहा, श के बाद में न आया तो क्या बन गया ये पुष्पेण, ठीक है। आया समझ में। इसमें व्यंजन संधि का णत्व नियम लगा है, इसी कारण से यहाँ पर क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ठीक है। आया समझ में। तो इसमें से अशुद्ध पद क्या हुआ, गजेण हुआ। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। अब ग में देखो, लतया, मातया, रमया, निशया, ठीक है। तो इनमें से अशुद्ध है मातया। क्यों अशुद्ध है, अब ध्यान से समझना। लतया, रमया, निशया ये तीनों आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप की तृतीया विभक्ति एक वचन है, ठीक है। लतया का मूल रूप लता है, रमया का मूल रूप रमा है, निशया का मूल रूप निशा है, ठीक है। लेकिन मातया का मूल रूप मातृ है, इसका मूल रूप माता नहीं है, ठीक है। मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। मातृ कौन सा शब्द है, देखो यहाँ पर मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। आया समझ में। और हमें क्या दिया है, मातया, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसकी तृतीया विभक्ति एक वचन क्या बनेगी, इसकी तृतीया विभक्ति एक वचन बनेगी मात्रा, ठीक है। क्या बनेगी, मात्रा बनेगी। और यहाँ पर क्या दिया गया है, मातया दिया गया है, जो कि गलत है, ठीक है। आया समझ में, मातया। अब घ में देखो, लते, रमे, माते, प्रिय, तो इनमें से अशुद्ध पद है माते। क्यों अशुद्ध पद है, ध्यान से समझना। लते, रमे, प्रिय ये हमारे क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप की प्रथमा द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है, ठीक है। और माते ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका मूल रूप क्या है, मातृ है, ठीक है, न कि माता। मैंने अभी आपको बताया ग में कि माताया का मूल रूप मातृ है ना। और इसमें माते का मूल रूप क्या है, मातृ, माता नहीं है, ठीक है। मातृ शब्द रूप की प्रथमा द्वितीय विभक्ति द्विवचन में मात्रौ बनेगा, ठीक है। आया समझ में। तो हमारा गलत क्या है, माते, ठीक है। अब अंग में देखो, लिखती, गर्जती, फलती, सेवती, तो इनमें से अशुद्ध है सेवती। क्यों अशुद्ध है, अब ध्यान से समझना। लिखती, गर्जती, फलती ये तीनों परस्मय पद के लट लकार अर्थात वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन है। और सेवती आत्मनेय पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। इसमें सेव धातु लगी है, सेव का मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। लिखती में लिख धातु लगी है, गर्जती में गर्ज धातु लगी है, फलती में फल धातु लगी है, ठीक है। ये तीनों क्या है, परस्मय पद के लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन है। परंतु सेवती आत्मनेय पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, सेवते, सेवेते, सेवंते। देखो यहाँ पर कैसे चलेंगे, सेवते, सेवेते और सेवंते, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। इसके रूप कैसे चलेंगे, सेवते, सेवेते और सेवंते। परंतु यहाँ पर क्या दिया गया है, सेवती दिया गया है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। परस्मय धातु के अलग रूप बनते हैं और आत्मनेय पद धातु के अलग रूप बनते हैं, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को। तो यहाँ पर अशुद्ध पद क्या है, सेवती, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या दिया गया था, अशुद्ध पद को चुनकर हमें लिखना था, ठीक है। तो हमने क्या करा, अशुद्ध पद को चुनकर लिखा और बाकी के शुद्ध क्यों है
उनको भी मैंने बता दिया। ठीक है, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 4 में देखो, प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। इसका मतलब होता है मंजूषा से समानार्थी पद को चुनकर लिखो। ठीक है, हमें मंजूषा में समानार्थी पद दिए गए हैं, हमें इनको चुनकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आया समझ में। अब पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं। प्रसन्नतायाः मतलब प्रसन्नता का, चिकित्सकम डॉक्टर, लब्ध्वा प्राप्त करना, शरीरस्य शरीर का, दक्षाः मतलब दक्ष। ठीक है, किसी भी चीज में दक्ष होना, कुशल होना। ठीक है, अब देखो प्राप्य, प्राप्य का मतलब होता है प्राप्त करना, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लब्ध्वा। ठीक है, लब्ध्वा का मतलब भी होता है प्राप्त करना, लब्ध्वा। ठीक है, अब कुशलः, कुशलः का मतलब होता है कुशल। ठीक है, तो इसका समानार्थी पद क्या होगा, इसका समानार्थी पद होगा दक्षाः। ठीक है, दक्षाः। अब नेक्स्ट हर्षस्य, हर्षस्य का मतलब होता है हर्ष का, खुशी का, तो इसका समानार्थी पद होगा प्रसन्नतायाः। ठीक है, प्रसन्नतायाः। अब नेक्स्ट है देहस्य, देहस्य का मतलब होता है देह का। ठीक है, तो इसका समानार्थी पद होगा शरीरस्य, शरीरस्य का भी मतलब होता है देह का। ठीक है, अब लास्ट दिया है वैद्यम, वैद्यम का मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है, तो चिकित्सकम का मतलब भी क्या होता है, डॉक्टर। ठीक है, चिकित्सकम। ठीक है, आया समझ में। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया था मंजूषा से समानार्थी पद को चुनकर लिखो। ठीक है, हमें मंजूषा में पद दिए गए थे, कौन से दिए थे, समानार्थी पद दिए गए थे और हमें उनको चुनकर लिखना था। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। अब प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। इसका मतलब होता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। ठीक है, आया समझ में। हमें ये क्या दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं और हमें इन प्रश्नों को एक पद में लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। इसका मतलब होता है मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए हैं। कितने बाल कवि बैठे हुए हैं, हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि मंच पर 4 बाल कवि बैठे हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 4 को हम लिखेंगे चत्वारः। ठीक है, चत्वारः। ठीक है, अब ख में देखो के कोलाहलम कुर्वन्ति। इसका मतलब होता है कौन शोर कर रहे हैं। ठीक है, कौन शोर कर रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा था श्रोताजन शोर कर रहे हैं करके, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे श्रोतारः। ठीक है, श्रोतारः। हमारा प्रश्न था कौन शोर कर रहे हैं, तो इसका उत्तर है श्रोतारः, मतलब श्रोताजन शोर कर रहे हैं। ठीक है, अब ग में देखो गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। इसका मतलब होता है गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य को प्रस्तुत करता है। किसको उद्देश्य करके गजाधर काव्य को प्रस्तुत करता है, आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके काव्य को प्रस्तुत करता है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे आधुनिकम वैद्यम। ठीक है, आधुनिकम वैद्यम। ठीक है, आया समझ में। अब देखो घ में देखो तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति। इसका मतलब होता है तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है। किसके ऊपर हाथ फेरता है तुंदिल, अपनी तूंद के ऊपर हाथ फेरता है ना। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, हम उत्तर में लिखेंगे तुंदस्य। ठीक है, तुंदस्य। ठीक है, तुंदिल तूंद के ऊपर हाथ फेरता है। ठीक है, आया समझ में। अब अंग में देखो
लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। इसका मतलब होता है संसार में बार बार क्या होता है। क्या होता है संसार में बार बार? हमने पढ़ा था संसार में बार बार शरीर उत्पन्न होता रहता है, बार बार शरीर मिलता रहता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? हम उत्तर में लिखेंगे शरीराणि। ठीक है, लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। संसार में बार बार शरीर होता है। ठीक है, शरीर उत्पन्न होता रहता है, शरीर मिलता रहता है। ठीक है, आया समझ में? अब च में देखो, किम कृत्वा घृतम पीबेत। इसका मतलब होता है क्या करके घी पीना चाहिए। क्या करके घी पीना चाहिए? हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि उधार लेकर घी पीना चाहिए, ऐसा करके हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? हम उत्तर में लिखेंगे ऋणम। ठीक है, ठीक है, हमारा प्रश्न था क्या करके घी पीना चाहिए, तो इसका उत्तर है ऋणम, मतलब कि उधार करके घी पीना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या दिया गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। ठीक है, आया समझ में? अब प्रश्न नंबर 6 में देखो। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिं कुरुत। इसका मतलब होता है मंजूषा से पदों को चुनकर कथा की पूर्ति कीजिए, मतलब कि कथा को पूरा कीजिए। ठीक है, हमें मंजूषा में ये पद दिए गए हैं, इन पदों को चुनकर हमें इस कथा को पूरा करना है। आया समझ में? अब पहले हम इन सबका मतलब समझ लेते हैं और उसके बाद में हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, नासिकायामेव, इसका मतलब होता है नाक पर ही। वारम वारम, बार बार। खड़गेन, तलवार से। दूरम, दूर। मित्रता, मित्रता। मक्षिका, मक्खी। व्यजनेन, पंखे से। उपाविशत, बैठी। छिन्ना, कट जाना। सुप्तः, सोया। प्रियः, प्रिय। ठीक है, अब हम इस कथा को पूरा करेंगे। पूरा एकस्य नृपस्य एकः देश वानरः आसीत्। तो यहाँ पर आएगा प्रियः। ठीक है, पहले एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः देश आसीत्। तो यहाँ पर आएगा सुप्तः। ठीक है, क्या आएगा? सुप्तः। ठीक है, सुप्तः। एक बार राजा सोया था। वानरः देश तम अभिजयत। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा व्यजनेन। ठीक है, व्यजनेन का मतलब होता है पंखे से। ठीक है, बंदर पंखे से उसे हवा दे रहा था। ठीक है, तदेव एका देश नृपस्य नासिकायाम देश। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा मक्षिका। ठीक है, मक्षिका। ठीक है, मक्षिका का मतलब होता है मक्खी। ठीक है, नृपस्य नासिकायाम, यहाँ पर आएगा उपाविशत। ठीक है, उपाविशत। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत। मतलब तभी एक मक्खी राजा के नाक पर बैठी। यद्यपि वानरः देश व्यजनेन ताम निवारयति स्म। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा वारम वारम। वारम वारम का मतलब होता है बार बार। ठीक है, वारम वारम। यद्यपि वानरः वारम वारम व्यजनेन ताम निवारयति स्म। जबकि बंदर बार बार पंखे से उसे हटा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य देश उपविशति स्म। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा नासिकायामेव, मतलब नाक पर ही। ठीक है,
तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। फिर भी वह बार बार राजा के नाक पर ही बैठ रही थी। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम देश प्रहारम अकरोत। यहाँ पर आएगा खड़गेन मतलब तलवार से, ठीक है, खड़गेन, ठीक है। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम खड़गेन प्रहारम अकरोत। इसका मतलब होता है अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तु उड्डीय डैश गता। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दूरम, ठीक है। दूरम का मतलब होता है दूर। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता मतलब मक्खी तो उड़कर दूर गई। किंतु खड़ग प्रहारेण नृपस्य नासिका डैश अभवत। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा छिन्ना, ठीक है। किंतु खड़ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत। परंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः एवोच्यते मूर्ख जनेः सह देश नोचिता। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा मित्रता, ठीक है। इसलिए कहा गया है मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आया समझ में? मैं एक और बार पढ़ती हूँ और आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। पूरा एकस्य नृपस्य एकः प्रियः वानरः आसीत्। पहले एक राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया था। वानरः व्यजनेन तम अभिजयत। बंदर पंखे से उसे हवा दे रहा था। तदेव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायां उपाविशत। तभी एक मक्खी राजा के नाक पर बैठी। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म। जबकि बंदर बार बार पंखे से उसे हटा रहा था, तथापि सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। फिर भी वह बार बार राजा के नाक पर ही बैठ रही थी। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता। मक्खी तो उड़कर दूर गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत। परंतु तलवार के प्रहार से राजा की नाक कट गई। अतः एवोच्यते, इसलिए कहा गया है, मूर्ख जनेः सह मित्रता नोचिता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? प्रश्न नंबर 6 में हमें क्या करना था, इन मंजूषा से पदों को चुनकर ये जो कथा दी गई थी हमें इस कथा को पूरा करना था, ठीक है। आया समझ में प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 7 देखो। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है विलोम पदानि योज्यत। इसका मतलब होता है विलोम पदों की जोड़ी बनाइए, ठीक है। हमें ये विलोम शब्द दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है, ठीक है। आया समझ में? अधः, अधः का मतलब होता है नीचे, तो इसका विलोम पद क्या होगा, इसका विलोम पद होगा ऊपरी। ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है अंतः। अंतः का मतलब होता है अंदर, तो इसका विलोम पद क्या होगा, इसका विलोम पद होगा बहिः। बहिः का मतलब होता है बाहर। दुर्बुद्धे, तो इसका विलोम पद क्या होगा, इसका विलोम पद होगा सुबुद्धे। नेक्स्ट है उच्चैः। उच्चैः का मतलब होता है जोर से या फिर ऊंचा, तो इसका विलोम पद क्या होगा, इसका विलोम पद होगा नीचैः। नीचैः का मतलब होता है नीचे या फिर धीरे से, ठीक है।
नेक्स्ट है दुर्लभम। दुर्लभम का मतलब होता है दुर्लभ, ठीक है, और इसका विलोम पद होगा सुलभम, ठीक है। सुलभम का मतलब होता है सुलभ, ठीक है। आया समझ में? प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या दिया गया था, इन विलोम पदों की जोड़ी बनानी थी, ठीक है। आया समझ में? इस प्रकार हमारा चतुर्थ पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। यदि आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।